एल्गोरिदम्स क्या है, क्योंकि जेनेटिक एल्गोरिदम एक्चुअली एल्गोरिदम नहीं है, ये ह्यूरिस्टिक अप्रोच है। तो पहले आज हम उससे पहले भी हम एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच पढ़ चुके हैं ग्रीडी एल्गोरिदम के नाम से, वो भी एक्चुअली एल्गोरिदम नहीं थे, वो भी ह्यूरिस्टिक बेस्ड ही अप्रोच थे। एल्गोरिदम कह सकते हैं क्योंकि जो एल्गोरिदम की डेफिनेशन है उससे पूरा उतरते हैं, लेकिन वो ह्यूरिस्टिक बेस्ड एल्गोरिदम है। तो हम आज समझेंगे कि ह्यूरिस्टिक है क्या, और उसके बाद फिर हम एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम देखेंगे, और एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम में आगे है क्या है जेनेटिक एल्गोरिदम, उनको हम आज इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, जो कि हमारे एआई के सिलेबस का हिस्सा भी। तो देखें जी, जेनेटिक एल्गोरिथम, पहले हम ह्यूरिस्टिक को समझते हैं कि ह्यूरिस्टिक क्या है। हाँ जी, क्या है ह्यूरिस्टिक, क्या है आपका नॉलेज आज तक का, क्या कहती है, क्या है ह्यूरिस्टिक? ह्यूरिस्टिक क्या है कि नेचुरली इंस्पायर्ड, नेचर से कोई ऐसी चीज आपने देखी है, उसको इंस्पायर होके आपने उसको इधर लगा दिया। अच्छा, ये ह्यूरिस्टिक है। अरे देखिए, तो ये हमारे पास जो मेटाहॉरिस्टिक है ना, ठीक है, हमने अभी तक जितने प्रॉब्लम देखे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि यार इनका सोल्यूशन जो है ना एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं भी करता, अब तक यही माना कि करता है, और अगर करता है तो हम उसको फाइंड कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हमने एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी बनाई हुई है, लेट्स से कि आप एनपी प्रॉब्लम या एनपी हार्ट प्रॉब्लम को कह लो, जो ही हम ये मान के चलते हैं कि यार इनका सोल्यूशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, या दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि यार इनका सोल्यूशन तो है, लेकिन वो आप जो है ना पॉलिनोमियल टाइम में, यानी कि एक रीजनेबल टाइम में ये कह लो कि आप इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब आप रन टाइम पे कह लो कि या एक टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, तो आप यही समझते हो कि इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए आप जो है उनको बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम्स को अपने अलग कैटेगरी में डाला हुआ है कि बस ये जो है ना स्टडी पर्पज के लिए इनको स्टडी की जा रही है कि इनका सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो एक्चुअल में कुछ सोल्यूशन, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, ये तो नहीं है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। अब आप उस तक कैसे पहुंच रहे हो ये बात है। जैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो क्या है कि जितने भी उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं हम वन बाय वन करके सारों को शुरू करते हैं। तो इस तरह करके ना ये बहुत ज्यादा तादाद में सॉल्यूशन की तादाद है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और आपके लिए एक रीजनेबल टाइम में जो है ना सबको एक्सप्लोर करना और ये काउंट करना कि ये हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है, इवन के फिजिबल सोल्यूशन भी है या नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं। तो उस सूरत में जो है ना, जो हमारे ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स है जब जितने भी हम पढ़ते आए हैं, तो वो इस सूरत में काम नहीं करते, क्योंकि वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे है कि वो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं ढूंढ के देते। ग्रीडी एल्गोरिथम तो मैंने बता दिया ना कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ग्रीडी एल्गोरिथम के बारे में भी मैंने आपको ये बताया था कि ये गारंटी नहीं देता कि आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा या नहीं देगा। हाँ, ये गारंटी देता है कि मैं दूंगा जरूर, और एक रीजनेबल टाइम में दूंगा। जब हम ग्रीडी एल्गोरिथम पढ़ रहे थे मैंने बताया था, तो वो असल में ग्रीडी एल्गोरिथम ह्यूरिस्टिक का हिस्सा था। ह्यूरिस्टिक में असल ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आप ग्रीडी एल्गोरिथम में पढ़ के आए। तो वो ये कहता है कि देखो, अगर मैं रीजनेबल टाइम में आप लोगों को ना कोई सोल्यूशन दे दूंगा, अब ये ऑप्टिमल है या नहीं है इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन हाँ मैं सोल्यूशन जरूर दे दूंगा। जहां पे बाकी आपको कोई भी एल्गोरिथम सोल्यूशन नहीं दे रहा, मैं एटलीस्ट आपको सोल्यूशन जरूर दे दूंगा। तो ह्यूरिस्टिक का क्या है कि ये चीज है, ऐसे प्रॉब्लम जिनको ट्रेडिशनल एल्गोरिथम से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आप क्या करते हो, क्या आप ये कहते हो कि यार कोई ना, मैं बेशक सॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन कोई एक केयरफुल सा या एजुकेटेड सा गेस जो है ना इसके सोल्यूशन का, वो मुझे मिल जाए, तो क्या है कि उसके मैं कुछ ना कुछ करीब तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो ये असल में जो टेक्निक है हमारे पास वो ह्यूरिस्टिक है, और इसमें से हम एक पढ़ भी चुके हैं ग्रीडी एल्गोरिथम के नाम से। आज हम इंशाल्लाह इसमें से एक नेक्स्ट पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम के नाम से। तो देखें ह्यूरिस्टिक है क्या। A problem solving technique used to design the solution to the problem as quickly as possible. Solution provide करती है problems का जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। It may not produce the best solution, ये इसकी सबसे बड़ी characteristics है। कर भी सकती है, जैसे ये नहीं है कि हमेशा नहीं करेगी, में आया हुआ है, हो सकता है जो उसने solution गैस करके किया वो सबसे ऑप्टिमल हो, पॉसिबल है, हो सकता है ना। तो ये कह रहा है कि may not produce the best solution but it will give a near optimal solution in a short time. ये जरूर बात है कि ये आपको जो लोगों को जो है ना नियर ऑप्टिमल सोल्यूशन देगी, और देगी भी शॉर्ट टाइम में। इसकी इंशाल्लाह हम एक लाइव इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे, वो मैं तब आपको दिखाऊंगा कि इससे क्या मुराद है। हमेशा वो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देगी, लेकिन नियर नियर दे देगी। अच्छा देखिए, दे आर यूज्ड व्हेन क्लासिकल अप्रोचेस आर टाइम कंज्यूमिंग। जो हम पहले अप्रोचेस पढ़ते हैं उनके थ्रू आप अगर किसी एल्गोरिथम को आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें टाइम काफी लग रहा है, तो उस सूरत में जो है ना फिर ये ह्यूरिस्टिक कहते हैं यूज होती है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, ये आप लोगों का स्क्रीन नहीं शो हो रही ना, तो चले मैं एक दफा अगेन ट्राई कर लेता हूँ। तो आखिरी हाल के तौर पे यही है कि मैंने स्लाइड शेयर कर दी है, उसको चले आप ओपन कर लें, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर। ग्रुप में आप नहीं देख सर, लेंगे। हो जाती है, अगर
डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें ना, लीव करके रीजॉइन करें, हो जाती है। देखिए कभी कभार मेरे एंड पे भी इशू होता है, हो सकता है उनका नेट ठीक हो, लेकिन जो मेरे एंड से प्रॉब्लम आ रही है इनकी वजह से जो है ना उसका कनेक्ट ना हो पा रहा। मैंने अगेन शेयर कर दिए, अगर हो गई है तो वो करना, फिर वही तरीका अपनाए जो मैंने बोला है। अच्छा इसकी क्या क्या इसका क्या मतलब है? लेट्स से कि मैं कहता हूँ जैसे हमने नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ा था, हमने दोनों तरीकों से देखा था, ग्रीडी अप्रोच भी इसमें देखी थी और एट द एंड हमने कहा था डायनामिक अप्रोच के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन था उसका ग्रीडी के थ्रू। उसमें क्या होता था कि आपके पास एक बैग था और कुछ आपके पास आइटम्स थे, तो आपने इसमें आइटम इस तरह पूरे करने होते हैं कि अच्छा इसको हम ना आगे एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि तब तक आप एक दो टर्म्स और पढ़ लोगे, ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है प्रॉब्लम्स की, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए they are used when classical approaches are time consuming on or an appropriate solution cannot be found with the classical approach। दो सूरतों में है कि या तो solution exist ही नहीं करता, या दूसरा अगर exist करता है तो टाइम कंज्यूमिंग है। इन दो सूरतों में फिर आप ट्रेडिशनल एल्गोरिथम को छोड़ के ह्यूरिस्टिक की तरफ मूव करते हो। इन अदर वर्ड्स दे अलाउ अस टू क्विकली ऑब्टेन, क्विकली का लफ्ज आपको बार बार सुनेगा, as soon as possible या क्विकली, ऑब्टेन एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन टू अ परफॉर्म थ्रू एक्सप्लोरेशन। ये तीन चार तरीके हैं इसके, एक्सप्लोरेशन के थ्रू कर सकता है, इंटुएशन यानी कि इसको इल्हाम हो जाता है उसके थ्रू कर सकता है, कोई होता नहीं है लेकिन इसका काम करने का तरीका ऐसा है। एंड समटाइम्स एन एजुकेटेड गैस, या कुछ ये जो है ना अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कोई गैस करता है और वो नियर ऑप्टिमल होता है। ये तीन चार तरीके हैं, एक्सप्लोर भी कर सकता है, कोई कह लोगे गैबी इमदाद भी इसको मिल सकती है, लेकिन वो जाहिर मिलती नहीं है, उसके पास एक कुछ चीजें हैं जिनको थ्रू वो करता है, हम देखेंगे। और एजुकेटेड गैस के, ये तीन चार अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू ह्यूरिस्टिक काम करती है। अच्छा एज सच ह्यूरिस्टिक बिगिंस बाय एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। काम करने का तरीका वही है कि ये लेट्स से ये मेरे पास तीन पॉसिबल या चार पॉसिबल सॉल्यूशन है। अच्छा जितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो ना उनको कंबाइनली हम कहेंगे सॉल्यूशन स्पेस या स्टेट स्पेस, या पॉपुलेशन भी बोलेंगे इसको, आगे ये लफ्ज आगे जाएगा। तो लेट्स से ये पॉपुलेशन है यानी कि तमाम पॉसिबल सॉल्यूशन की जगह है, तो इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेगा जैसे बाकी करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू सर्च द सॉल्यूशन स्पेस टू फाइंड एन एरिया इन विच द सॉल्यूशन माइट बी लोकेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। असल में ह्यूरिस्टिक अप्रोच को जो है ना वो कभी भी अकेले काम नहीं करती। अब आप देखोगे ह्यूरिस्टिक के साथ कोई ना कोई एक ट्रेडिशनल एल्गोरिथम काम करता है, दोनों मिलके फिर ये जो है ना एक आपको एजुकेटेड गेस या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जो उसमें से ह्यूरिस्टिक का काम है वो सिर्फ और सिर्फ ये गेस करके देती है कि लेट्स से इसमें आपके पास चार सॉल्यूशन है ना, तो ये जो एरिया है ना ये लास्ट टू सॉल्यूशन वाला, इसमें मुझे लग रहा है कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ह्यूरिस्टिक सिर्फ ये इतना काम करती है कि वो जो दूसरा एल्गोरिथम है उसको गैस करके बताती है कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस एरिया में लाई कर रहा है सॉल्यूशन के। हो सकता है 1000 मिलियंस ऑफ सॉल्यूशंस हो किसी प्रॉब्लम के, तो उसमें से वो कुछ एरिया ढूंढ के देगी कि मुझे लग रहा है कि आपका सॉल्यूशन जो है ना इस एरिया में एग्जिस्ट करेगा, बाकियों को स्किप कर दो, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्सप्लोर करना शुरू करो। देखो जो दूसरा एल्गोरिथम है ना वो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम है, उसने लेट्स से कि 1 मिलियन में से जो है ना कह लो कि 0.8 मिलियन जो है सोल्यूशन वो उसने वो कर दिए, रूल आउट कर दिया ह्यूरिस्टिक की बेस पे। ह्यूरिस्टिक ने सिर्फ और सिर्फ इसको ये 0.2 मिलियन सोल्यूशन दिए, इसमें आप शुरू कर दो। और तकरीबन 1 लाख अगर आपके सोल्यूशन है ना उसको गैस करने में जो आपके आजकल ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स है वो करीब करीब 1 सेकंड लगते हैं, इतने फास्ट हो चुके हैं। तो ये इसका क्या मतलब है कि वो करीब करीब पहुंच चुका है और थोड़ी सी देर में आपको सोल्यूशन दे देगा। अभी हम देखेंगे इसका ये कैसे काम करती है। तो मैं बता रहा था कि हमेशा किसी और एल्गोरिथम के साथ मिला के यूज की जाती है ह्यूरिस्टिक। देन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन इज फोकस्ड इन दिस एरिया, और दूसरे में क्या करेगा कि इस एरिया पे फोकस करके आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा। अब देखो क्योंकि उसने बहुत ज्यादा सॉल्यूशन को रूल आउट कर दिया है और वो गैस कर रहा है कि इसमें है, हो सकता है कि इनमें कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो, लेकिन आप तो इसको फाइंड नहीं कर सकते ना। आप सिर्फ और सिर्फ इसी जो उसने गैस करके दिया है इसी की बेस पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालोगे। और ऐसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कहा जाता है कि ये लोकल ऑप्टिमल है। लोकल ऑप्टिमल क्यों है? क्योंकि देखो ग्लोबल जो था वो पूरे 1 मिलियन का था और आप उसमें से आपने बहुत ज्यादा सॉल्यूशन स्पेस जो है ना वो रूल आउट कर दिया है। तो आप बेशक आप जो ढूंढ रहे हो ना बेशक वो ग्लोबल भी है, लेकिन आप उसको कहोगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ग्लोबल से मुराद ये कि सबके दरमियान से, और ऑप्टिमल जो आपने एरिया बनाया। अब ये अक्सर जगह पढ़ते थे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, ग्लोबल सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि उस वक्त हमने ये चीजें पढ़ी नहीं थी ह्यूरिस्टिक कैसे काम करती है। इस वक्त मैं उनको स्किप कर जाता था। असल में ये चीज है ह्यूरिस्टिक जो आपको एरिया देती है उसमें से आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है, उसको आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। और वो कभी भी ग्लोबल नहीं हो सकता, हो भी जाए तो लेकिन आप उसको हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही लिखते हो। अच्छा द गोल हियर इज टू ऑब्टेन एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इन अ टाइमली मैनर। देखो टाइम आपके पास बहुत बच गया, हो सकता है कि इसको टोटल 4 घंटे लगते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब सिर्फ इसको इसने 3 घंटों का टाइम खत्म कर दिया, 1 घंटा लगेगा
और 1 घंटे में आपको सोल्यूशन दे देगा, क्योंकि आपने सोल्यूशन स्पेस जो है इसका कम कर दिया। और आपको पता है कि हो सकता है कि इसमें अब ऑप्टिमल सोल्यूशन ना मिले, तो बिल्कुल ये ट्रेड ऑफ है। ये लास्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, दिस इज नोन एज ट्रेड ऑफ। बिल्कुल ट्रेड ऑफ है जी, कि एक चीज को ज्यादा करने से दूसरी चीज आपके पास कम हो रही है, एक को कम करने से दूसरी चीज बढ़ रही है, इसको हम ट्रेड ऑफ बोलते हैं। बहुत ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर साइंस में ये लफ्ज। किस किस में? प्रेसिजन में और स्पीड में। बिल्कुल जी, अगर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए तो अल्टीमेटली प्रेसिजन आपकी लो होगी, और अगर आपको प्रेसिजन ज्यादा चाहिए तो फिर आपकी स्पीड लो होगी। यानी कि स्पीड से मुराद है वो ज्यादा टाइम लेगा सोल्यूशन आपको देगा। प्रेसिजन जितनी आप ज्यादा करते जाओगे, स्पीड के दरमियान हमेशा ये दोनों एक बड़ा मशहूर ट्रेड ऑफ है। तो प्रेसिजन जितनी ज्यादा करोगे, स्पीड आपकी उतनी कम हो जाएगी, यानी कि उतना ज्यादा टाइम आपको दरकार होगा उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालने के लिए। तो ये ह्यूरिस्टिक थी, क्योंकि ये आगे यूज होनी है, तो पहले मैंने आपको आइडिया दिया कि ह्यूरिस्टिक होती क्या है। तब हम अपना असल चैप्टर टॉपिक की तरफ आते हैं, एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम। तो देखो ये भी एक एल्गोरिथम की एग्जाम टाइप है। इसमें एवोल्यूशन से क्या मुराद है? जैसे इंसान इवॉल्व होता है अपने इर्द गिर्द के पास्ट एक्सपीरियंस से या किसी भी चीज को सीख के वो अपने आप को इवॉल्व करता है। इवॉल्व से मुराद है कि उसके पास ज्यादा नॉलेज आ गया, नेक्स्ट टाइम आपको सेम प्रॉब्लम या उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम दोगे जिसमें पास्ट में उसने कोई ठोकर खाई है, वो कभी भी गलती नहीं करेगा। उसको पता होगा यार लास्ट में मैंने ऐसे किया था, तो अब अगर मैं करूंगा तो सेम रिजल्ट आएगा। या फिर वो कनेक्शन निकालता है जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। यार ये इस तरह का प्रॉब्लम था, तो ये उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम है, तो ठीक है, अगर उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था अगर अच्छा रहा था, तो इसमें भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो उसको रिडक्शन करके वो सेम स्ट्रेटजी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और अगर इन केस उसको अगर नाकामी हुई थी, तो वो अवॉइड करेगा कि मैं सेम स्ट्रेटजी पे ना अप्लाई करूं, बल्कि किसी नई स्ट्रेटजी से इसको करूं। तो इवोल्यूशन से मुराद ये है कि इंसान जैसे इवॉल्व करता है, क्योंकि हम मशीन लर्निंग और एआई की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमने मशीन में भी तमाम की तमाम वो खुसूसियात देनी है जो इंसान के अंदर है। तो उसमें से एवोल्यूशन एक है कि इंसान को अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से, गलतियों से सीखना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। बेहतर हर लिहाज से होता है। देखो नेचर जो है ना इंसान को एक बड़ा कह लो कि बिल्कुल एक रोल मॉडल बनाया हुआ है नेचर ने इंसान को। हर चीजें जो है उसको मिमिक्री उसकी करने की कोशिश करती है। तो क्योंकि हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो हम ये चाह रहे थे कि जैसे नेचर ने हम इस तरह बनाया ना, तो हम ये चीज बिल्कुल सेम जो है ना मशीनों के अंदर डालें, ताकि मशीनें भी इसी तरह इवॉल्व करें, वो सीखें। हमें हर चीज को बताना ना पड़े। देखो इंसान थोड़ा बहुत हमें बताना पड़ता है, उसके बाद उसके ये लर्निंग कर्व जो है ना इसकी बड़ी वीआईपी किस्म की है, वो खुद सीखना शुरू हो जाता है हर चीज के प्रॉब्लम्स को। तो इसी तरह ये चीज एवोल्यूशन वाली चीज हम इसमें डालना चाह रहे थे, और वो जिस प्रोसेस के थ्रू डालते हैं वो एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम के थ्रू हम डालते हैं। तो देखो क्या है एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम यार, ह्यूरिस्टिक बेस्ड। क्योंकि अभी हमने ह्यूरिस्टिक को समझ लिया क्या है। ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोच है किसके लिए? टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी इजीली सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम। जैसे ह्यूरिस्टिक वहीं पे यूज होगी जहां पे आपके प्रॉब्लम इतने शदीद किस्म के हैं कि नॉर्मल अप्रोचेस से यूज नहीं हो सकते। दूसरे लफ्जों में अगर टेक्निकल टर्म में बोले, तो ऐसा प्रॉब्लम जिसको आप पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व ना कर सको, तो ऐसे के लिए ह्यूरिस्टिक यूज होती है। और ह्यूरिस्टिक की ही आगे टाइप है एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम, तो ये भी उसी काम के लिए यूज होता है। अब ऐसे कौन से प्रॉब्लम है? सच एज क्लासिकली एनपी हार्ड प्रॉब्लम एंड एनीथिंग एल्स दैट वुड टेक फॉर टू लॉन्ग टू एग्जॉस्टिवली प्रोसेस। जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, शॉर्टेस्ट पाथ है, इस तरह के प्रॉब्लम जो है जो एनपी क्लास में आ जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम यूज होते हैं। व्हेन यूज्ड ऑन देयर ओन, अब इसमें दो तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन है। या तो ये इनको बिल्कुल सेपरेटली अकेला यूज कर लो, और जैसे दूसरे मैंने बताया था कि हमेशा किसी और एल्गोरिथम के साथ मिलकर यूज होते हैं। तो दूसरी वाली कैटेगरी है नीचे वाली, जिसको मैं 2 नंबर कर रहा हूं, ये वो। तो देखो पहले वाली क्या कहती है, व्हेन यूज्ड ऑन देयर ओन, जब आप उनको बिल्कुल सेपरेट यूज करो, दे आर टिपिकली अप्लाइड टू कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स। अब कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम कौन से होते हैं? देखो हमने नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ा था, उसमें क्या था कि कुछ आपको रूल्स बताए गए थे, कुछ सेट ऑफ थिंग्स थी, ऑब्जेक्ट्स थे, और कुछ रूल्स थे या कॉन्स्ट्रेंट थे। और आपने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना था कि जो आपके पास सोल्यूशन आए ना, वो इन कॉन्स्ट्रेंट को पूरा करता हो। तो जो इस तरह के प्रॉब्लम है कि कुछ सेट ऑफ आपको थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों, कुछ रूल्स दिए गए हों, और फिर आपसे पूछा जाए कि आप इस तरह करके कोई सोल्यूशन दो जो इन सारे कंस्ट्रेंट को जो है ना पूरा करता हो। तो ऐसे हम प्रॉब्लम को हम कम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स कहते हैं। और आपने देखा था कि ग्रीडी से हम ये कर रहे थे, और ग्रीडी भी एक्चुअली एक ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोच की थी। तो एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम भी ऐसे ही उसके लिए प्रॉब्लम्स के लिए यूज होते हैं, अगर उनको सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन यूज किया जाए। लेकिन मैंने पहले बता दिया था कि हमेशा मिलकर यूज होंगे। तो देखो हाउएवर जेनेटिक एल्गोरिथम्स, अब जेनेटिक बात क्यों हो रही है? क्योंकि एवोल्यूशनरी के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो जेनेटिक है। यहाँ पे बेशक आप एवोल्यूशनरी भी कंसीडर कर लो। हाउएवर जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर ऑफन यूज्ड इन टैंडम। टैंडम कहते हैं मिलके काम करना, कि दो बंदे मिलके काम कर रहे हैं ताकि सेम गोल जो है ना अचीव कर सके। तो ये टैंडम जो वर्ड जो है, विद अदर मेथड्स, दूसरे मेथड के साथ मिलके काम करते हैं ताकि एक सेम सोल्यूशन तक पहुंच सके। एक्टिंग एज अ क्विक वे टू फाइंड, अब वो काम इनका वही है। देखो ये ह्यूरिस्टिक मैंने बता दिया क्या,
कि सिर्फ सिर्फ सोल्यूशन स्पेस को गैस करेगा कि इसमें आपका सोल्यूशन लाई करता है। तो ये नीचे लिखी हुई है, एक्टिंग एज अ क्विक वे टू फाइंड अ समवट ऑप्टिमल स्टार्टिंग प्लेस। देखो सिर्फ पूरी पूरी पॉपुलेशन में से या सोल्यूशन स्पेस में से सिर्फ ऐसा पॉइंट ढूंढ के देगा कि जहां से अगर आप स्टार्ट करो ना तो आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा दूसरे एल्गोरिथम के लिए। तो ये मैंने पहले बता दिया था कि मिलकर यूज होते हैं, तो ये वही बात लिखी हुई है। तो ये एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम है, ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोच है। कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे कम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम आते हैं या दूसरे के साथ मिलके, वही जो आपके ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सारे ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम था कौन सा, पहले मुझे बताओ। क्या प्रॉब्लम तो होते हैं हमारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वो हमारे जो पॉसिबल सॉल्यूशन के करीब कितनी ना हो। पॉसिबल सॉल्यूशन तो सारे होते हैं। कौन सी ऑप्टिमल के लिए प्रॉब्लम का? टाइम भी ऑप्टिमल नहीं कह रहा मैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोल रहा हूँ। एल्गोरिथम पढ़ाते हुए मैंने तीन किस्म के प्रॉब्लम्स बताए थे, उनमें से एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम थे जिनके लिए ग्रीडी एल्गोरिथम हम यूज कर रहे थे। डायनामिक प्रोग्रामिंग भी हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर रहे थे। डिवाइड एंड कंकर भी हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे थे। कौन सा प्रॉब्लम है ये ऑप्टिमाइजेशन? फिर को सर ने पढ़ाया नहीं ठीक से, हमें चीजें याद नहीं होती। देखो ऑप्टिमाइजेशन ऐसे प्रॉब्लम है जिनमें आपने या तो मैक्सिमम फाइंड करना हो या मिनिमम फाइंड करना हो। अब नैपसैक का क्या हमारे पास गोल था? नैपसैक में हमने क्या फाइंड करना होता है? मैक्सिमम। क्या हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, हमें प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए था। देखो मैक्सिमम मैक्सिमाइजेशन कैटेगरी में आ गया। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हमने क्या फाइंड करना होता है? मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना होता है। जब मिनिमम का लफ्ज आ गया वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमने कौन से प्रॉब्लम देखे थे? हाफ मैन कोडिंग देखा था, क्या उसमें क्या फाइंड करना होता था कि मिनिमम बिट्स में मिनिमम डाटा जो है ना आपने कंप्रेस करके भेजना था, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। और हमने कौन से देखे थे? ट्रैवलिंग वो देखे थे, डाइकेस्ट्रल एल्गोरिथम देखा था, क्या उसमें हमने फाइंड करना था? शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना था, शॉर्ट मिनिमम मिनिमम कॉस्ट पाथ, तो वो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। बेलमैन फोर्ड देखा था, उसमें भी ये चीज करनी थी, वो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हमने एक और पढ़ा था, उसको मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसको मैं बता देता हूँ, आपने खुद जाके सर्च करना को क्या कहते हैं। कि ऐसे प्रॉब्लम जिनमें सिर्फ आपने ये बताना हो क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना में जवाब देना हो, यस और नो। दो कैटेगरीज के प्रॉब्लम हमने पढ़े थे एल्गोरिथम में, ऑप्टिमाइजेशन और ये दूसरा जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, तो हाँ मैं गेस दे देता हूँ कि इसमें हमने सिर्फ ये फाइंड करना होता है कि क्या इसका प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, यस और नो, बस। ढूंढ के नहीं देना होता, आपने सिर्फ ये बताना होता है और सारी कैलकुलेशन के बाद बताना होता है कि यस इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ये दो मेन कैटेगरीज हैं प्रॉब्लम्स की, ऑप्टिमाइजेशन एंड द अदर वन, जो आप खुद जाके करोगे एक्सप्लोर इसको। जेनेटिक एल्गोरिथम देखो, अब ये भी ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है। देखो एडाप्टिव ह्यूरिस्टिक, एडाप्टिव से मुराद ये है कि शुरू शुरू में जब आप ह्यूरिस्टिक को रन करोगे ना, इस एल्गोरिथम को रन करोगे, तो ये आपको वो नहीं देगा, क्रीप रिजल्ट नहीं देगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देगा। एडाप्टिव है, एवोल्यूशन एवोल्यूट कर रहा है, थोड़ी देर चलेगा बिल्कुल ऑप्टिमल के क्रीप क्रीप हो जाएगा, फिर थोड़ी देर चलेगा फिर और क्रीप हो जाएगा, फिर थोड़ी देर चलेगा फिर और क्रीप हो जाएगा। इस तरह करते 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 हो भी सकता है वो दे दे और हो सकता है ना दे, लेकिन जब वो फाइनल सोल्यूशन देगा ना उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऑप्टिमल के क्रीप क्रीप हो सकता है कि ऑप्टिमल भी हो और हो सकता है बिल्कुल ही ना। वो हम देखेंगे कि हर तरह से इसका, क्योंकि रैंडमाइजेशन पे काम करता है ये, शुरू में रैंडम वो उठाता है सॉल्यूशंस, तो उसका हम जब देखेंगे पता चल जाएगा। लेकिन जब ऐसा थोड़ी देर चलता रहेगा ना, आप देखोगे कि हाँ ये क्रीप क्रीप जा रहा है, जो हमारे पास जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसके पास होता है। हम इसकी एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी देखेंगे। तो देखो, दीज आर इंटेलिजेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रैंडम सर्चेस प्रोवाइड्स विद हिस्टोरिकल डाटा। रैंडम सर्च ही है प्लस हिस्टोरिकल डाटा, दो चीजें हैं इसमें जेनेटिक एल्गोरिथम में, यानी कि स्टार्ट हमेशा रैंडम सर्च से होगा। टू डायरेक्ट द सर्च इनटू द रीजन, वही ह्यूरिस्टिक वाली चीज है कि डायरेक्ट करेगा कि सर्च वहां से करो फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन सोल्यूशन स्पेस। सोल्यूशन स्पेस में आपको पॉइंट देगा कि यहाँ से जाके सर्च करना स्टार्ट करो। शुरू में रैंडम होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो करीब करीब लेता जाएगा कि हाँ यहाँ से सर्च करो। They are commonly used to generate high quality solution of optimization problem। अब आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पूरी जिंदगी के लिए याद होना चाहिए कि ये क्या है। जेनेटिक एल्गोरिथम हमेशा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होगा और बाकी भी यूज होते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, लेकिन ये हाई क्वालिटी सॉल्यूशन देते हैं। देखिए हमने ग्रीडी एल्गोरिथम भी यूज किया था, वो भी ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोच है, वो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। लेकिन जो सॉल्यूशन आपको जेनेटिक एल्गोरिथम देगा ना वो हाई क्वालिटी होगा। हाई क्वालिटी से मुराद ये होगा कि वो ऑप्टिमल के करीब करीब होगा, देखेंगे हम। अच्छा, उससे पहले आगे पढ़ने से पहले हमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को समझना है। जी क्या है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कौन बताएगा? डार्विन की थ्योरी है, द मीन्स ऑफ नेचुरल, नहीं
नेचुरल सिलेक्शन, और ये बाय मींस ऑफ इस तरह करे कुछ, उसके पूरा नाम है, लेकिन उसका जो मेन थीम है वो ये है, सर्वाइवल ऑफ। मतलब जो कोशिश करेगा, जैसे वो कहता था कि भाई जेब्रे की जो गर्दन कैसे लंबी होगी, उसने ऊपर से खाना शुरू कर दिया तो उसकी वजह से वो, मतलब उसकी जो जेनेरिक के अंदर वो चेंजेस आई और तभी उसकी गर्दन लंबी हो गई है। तो मतलब जो तो आपने जितनी कोशिश एग्जांपल ठीक करेगा दिया है, थोड़ा। एग्जांपल आपने ठीक दिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब है क्या। एग्जांपल तो बिल्कुल ठीक है, इसी से उसने एक्सप्लोर बताया था अपने रिसर्च पेपर में। देखो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से मुराद ये है कि जैसे जैसे आप इवॉल्व कर रहे हो ना, दुनिया भी इवॉल्व कर रही है। क्या मुराद इससे, लेट्स से कि अगर हम 1960 से किसी बंदे को लाके ना आज वाले दौर में 2024 में बिठा देना, तो इतनी पोल्यूशन देके हो सकता है कि वो एक सांस भी ना ले पाए, फौरन से मर जाए, क्योंकि उसमें इतनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, उसने अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाला नहीं है, वो इवॉल्व नहीं हुआ, तो उसके लिए वो सारी चीजें अभी तक वैसी हैं जो 1960 में थी, तो अभी के लिए इस माहौल में आएगा शायद वो मर जाए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहता है कि देखो, हर जनरेशन जो है ना, वो अपने से जो नई जनरेशन को प्रोड्यूस करती है ना, तो उसमें ऐसी चेंजेस कर देती है जो उसको नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से अपने मुआशरे में, अपने माहौल में जिंदा रहने के काबिल बनाती है। तो अगर वो इस तरह ना करे तो क्या होगा कि बाकी चीजें तो चेंज हो रही हैं, आपकी स्पेसिफिक एग्जांपल जो है ना, इंसान, वो चेंज नहीं हो रहा, तो वो सारा मिलके जो है ना उसको खत्म कर दे। तो फिर सर्वाइव वही करेगा जो माहौल के मुताबिक फिटेस्ट हो। इसीलिए वो उसकी जेबरे की एग्जांपल देता था कि पहले ये फलां चीज थी, इनकी गर्दन छोटी थी। अब कुछ जेबरे ऐसे थे कि उन्होंने, जेबरा या जो जिराफ है जो भी है, कि उन्होंने उन्होंने फील किया कि यार जो है ना जमीन पे घास खत्म हो रहा है, तो उन्होंने, बाकी जानवरों भी जाहिर है फील कर लिया। अब जो जिराफे थे ना, उन्होंने कोशिश की कि हम दरख्तों के पत्ते खाना शुरू करें, तो उन्होंने ना दरख्तों के पत्ते खाना शुरू कर दिए। इस तरह 4 5 6 700 साल गुजर गए, पहले ही कम होना शुरू हो गई थी जमीन पे घास, तो अब मजीद कम हो गई। अब ये क्या हुआ कि 6 7 700 सालों में जो है ना, जो जराफे लोग थे उन्होंने क्या किया कि क्योंकि वो दरख्तों के पत्ते ऊपर होते थे, वो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते रहते थे, उनके ये वाले मसल डेवलप हो गए। तो हर 100 साल के बाद, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि लेट्स से कि 1 इंच जो है ना उनकी गर्दन जो है ना बढ़ना शुरू हो गई, तो आहिस्ता 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 6 7 सालों में उनकी 2 4 फुट गर्दन बढ़ गई। तो उनकी गर्दन इतनी बड़ी हो गई थी, अब वो किसी भी दरख्त पे जाते हुए पत्ता लेते थे, बाकी जितने भी नीचे घास फूस था वो खत्म हो गया। तो जाहिर है बाकियों के लिए खाने के लिए कुछ बचा नहीं, वो मर गया, सारे इस तरह जानवर मरते गए। तो ये अपने आप को इवाल्व करके इन्होंने अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लिया था, ये जिंदा है। तो जो वो एग्जाम्पल देता है, हो सकता है ठीक हो ना भी हो, लेकिन जो इसकी लॉजिक है ना बिल्कुल जहन में बैठती है कि हाँ यार, काम इस तरह ही होता है कि आपको अपने आप को ना इवॉल्व करना पड़ता है। तो उसकी जो मेन थी वो एवोल्यूशन पे थी, एवोल्यूशन थ्योरी इसको कहते हैं, कि इंसान ने कैसे इवॉल्व किया। बल्कि जो आप लोग जो पढ़ते हो कि इंसान पहले मंकी था और उसने इससे इवॉल्व किया, तो देखो वो पहले वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि इंसान, बंदर में और इंसान में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फिर वो बकायदा हालात पैदा करके दिखाता है कि ये हालात हुए थे, बंदरों ने ये करना शुरू कर दिया, और फिर वो एवोल्यूशन की थ्योरी देता है कि जैसे मैंने अभी जिराफे की सूरत में बताई है, तो बंदरों की सूरत में भी एवोल्यूशन की थ्योरी यही थी। इन्होंने अपने आप को इवॉल्व करना शुरू किया, 4 पाँव से 2 पाँव पे चलना शुरू कर दिया, आहिस्ता 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 दिमाग, पहले इनका तेज था और मजीद इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, दिमाग इनका ठीक हो गया, बहुत ज्यादा डेवलप कर गया बाकी सारे इंसानों की निस्बत, और ये चलने भी लग गए, और ऐसा इनकी शक्लें भी थोड़ी बहुत जो है ना माहौल के मुताबिक चेंज होना शुरू हो गई, और आज के जो मॉडर्न इंसान है वो वजूद में है। देखो, हमारा जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको नहीं मानते, लेकिन जो इसने एग्जांपल वगैरह कोट किया है उसको एक लॉजिकल माइंड से सोचे ना, वो जहन में बैठती है कि हाँ यार, जैसे बाकी चीजें इवॉल्व कर रही है इस तरह करती है। तो उसकी जो मेन थ्योरी है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, कि बंदा वही आगे नेक्स्ट जनरेशन में वही चीज जाएगी जो बाकी सारों से जो है ना कंपीट कर रही होगी, और उनमें से सारा जो है ना क्या कहते हैं, कंपीट करके जो सबसे फिटेस्ट होगी। अब इसमें मैं हाँ, अब मैं करता तो सही कोड, लेकिन चलें, कुछ किसी मसले के तहत जो है ना मैं इस एग्जांपल को कोड नहीं कर रहा। ठीक है जी। जीए यानी कि जेनेटिक एल्गोरिथम्स। जेनेटिक एल्गोरिथम्स वर डेवलप्ड बाय जॉन हॉलैंड, ये एक प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, इसके साथ इसके 2 4 स्टूडेंट्स थे और कुछ कोलीग्स थे। उन्होंने मिलके जो है ना, ये वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे उनको बहुत ज्यादा काम है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे, उन्होंने ये चीज को सबसे पहले नोटिस किया, और फिर उन्होंने अपने एल्गोरिथम्स में इन चीजों को शामिल करना शुरू किया, तो इससे बड़े अच्छे सोल्यूशन आना शुरू हो गए। जेनेटिक एल्गोरिथम जो है ना, जॉन हॉलैंड और उनके कोलीग्स या स्टूडेंट्स कह लो, 3 4 कैटेगरीज में, मुस्लिम जगह पे आपको मुस्लिम मिल जाएगा, लेकिन मेन बंदा आपको जॉन हॉलैंड के नाम से ही मिलेगा। इन जेनेटिक एल्गोरिथम्स वी हैव अ पूल और अ पॉपुलेशन, हमारे पास काफी सारे सोल्यूशन होते हैं जिसको हम पूल कह रहे हैं या पॉपुलेशन कह रहे हैं, ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम। गिवन प्रॉब्लम के हमारे पास बहुत ज्यादा सोल्यूशन होते हैं। These solutions then undergo recombination and mutation. तो आप जाहिर है बहुत ज्यादा सोल्यूशन आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फिट है कौन सा बेस्ट है, तो आप क्या करते हो, उनके अंदर कुछ म्यूटेशन चेंजेस करते हो,
और उन चेंजेस की बेस पे फिर सब सोल्यूशन को नंबरिंग करते हो। जब नंबरिंग हो जाएगी फिर उस नंबर के बेस पे आप कहोगे कि अब ये जो है ना ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमल सोल्यूशन के करीब था। तो ये बात कह रहा है कि आप रिकम्बिनेशन और म्यूटेशन अप्लाई करोगे, इससे क्या होगा, प्रोड्यूसिंग न्यू चिल्ड्रन। जैसे आप इंसान या कोई भी जानवर जो है वो नए जानदार को पैदा करता है तो उसमें जीन्स चेंज हो जाते हैं। हम देखेंगे जीन्स कैसे चेंज होती हैं आगे ही। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी काम करेगी कि नए जो चिल्ड्रन पैदा होंगे उनके अंदर वेरिएशन ज्यादा होंगी। वेरिएशन से मुराद है उनकी जो हमने नंबरिंग की हुई थी, नंबरिंग की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। और ये याद रखना कि साइकिल बनता है सोल्यूशन का, सिर्फ पहले ही आइट्रेशन में आपको कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। वो बहुत ज्यादा आइट्रेटिव प्रोसेस है, बहुत ज्यादा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि वो, क्योंकि हर दफा वो उस वैल्यू के साथ मैच करता है कि पहले वाले से इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही। जब तक वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी ना, ये आपके आइट्रेटिव प्रोसेस चलता रहेगा। हाँ, जब 3-4 आइट्रेशन चल जाएगी और आपकी वैल्यू जो है ना चेंज नहीं हो रही होगी, तब उसको पता चल जाएगा कि अब स्टॉप करने का टाइम आ गया। अभी परेशान नहीं होना, हम इस चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे। ईच इंडिविजुअल आर कैंडिडेट सोल्यूशन, इसमें हर इंडिविजुअल को हम कैंडिडेट सोल्यूशन भी कह रहे हैं क्योंकि इंसानों के साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है ना जेनेटिक्स के साथ, तो इसलिए आपको इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग्स या चिल्ड्रन वगैरह का नाम देखने को मिल रहे हैं। हर चिल्ड्रन को या इंडिविजुअल को हमने एक फिटनेस वैल्यू असाइन करनी है, अभी जिसकी मैं पहले की बात कर रहा था। फिटनेस फंक्शन होगा, उस सबको वैल्यू असाइन करेगा। अच्छा, और उसी के बेस पे हम देखेंगे कि कौन सा फिटर है, जिसकी फिटनेस वैल्यू ज्यादा होगी वो फिटर सोल्यूशन यानी कि ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। अच्छा, दिस इज इन लाइन विद डार्विनियन थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। चलो जी, बात होगी। ये भी इस तरह की कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो इसमें देख लूं कि क्या चीज है। इवॉल्विंग वाली है, स्ट्रिंग है। चलो टर्मिनोलॉजीज पे आ जाओ। जो जेनेटिक्स में चीजें यूज होती हैं, जो बायोलॉजिकल जेनेटिक्स हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, और उनको फिर हमने मैप किया है कंप्यूटर साइंस में। देखो पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन कहा जाता है जैसे मैं आप और सारे मिलकर आसपास जितने भी बंदे रह रहे हैं हमारे, वो पॉपुलेशन बनाते हैं बायोलॉजिकल के टर्म से। तो इसी चीज को हमने सोल्यूशन में कैसे ढाला है, तो कंप्यूटर साइंस में हमने कहा जी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सोल्यूशन जो है ना, जितने भी सोल्यूशन है उनको हमने कह दिया वो पॉपुलेशन। क्रोमोसोम्स क्या होता है आपको पता है कि हर इंसान के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर काफी सारे एक ऐसे कह लो कि कुलियात हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, और वो कैरी करते हैं क्या, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे लफ्जों में कह लो कि ये इन्हीं पे डिपेंड करता है कि आप कितने फिट हैं। से आपके अंदर जीन्स के अंदर इतनी चेंजेस आ चुकी हैं वक्त के साथ साथ कि आप कोई भी डिजीज का, बीमारी का सामना कर सकते हैं। आप फिट हैं। और ऐसा बंदा है जिसके अभी जीन में इतनी चेंजेस आई नहीं है, तो जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, बीमारी, वो बहुत ज्यादा मरने के करीब हो जाता है, जाहिर है वो फिट नहीं रहेगा, थोड़ी देर अरसा रहेगा, फिर एट द एंड जो है ना वो बंदा मर ही जाएगा। तो क्रोमोसोम क्या है, देखो, वन ऑफ द सोल्यूशन इन द पॉपुलेशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम एंड द कलेक्शन ऑफ। अच्छा, इसको छोड़ो, हमने जो एक सिंगल सोल्यूशन है ना, उसको हमने कह दिया कि वो क्रोमोसोम। अच्छा, जीन, अब आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह है सोल्यूशन के अंदर जो है ना कुछ चीजें होंगी, उनको हम जीन बोलेंगे। एलील, अब देखो आप लोगों ने आप पढ़ा नहीं है, एलील क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है ना उसके 2 धागे होते हैं। अगर आपने बायो किसी ने पढ़ी है तो उसको पता होगा, तो उनमें से हर एक को जो है ना एलील कहा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं क्रोमोसोम 2 एलील से मिलकर बनता है। तो इसमें हमने अपने कंप्यूटर साइंस में लिखा है, एलील इज द वैल्यू प्रोवाइडेड बाय टू द जीन्स विद द पार्टिकुलर क्रोमोसोम्स। अब जो वैल्यू प्रोवाइड करोगे किसको, जीन को, उसको हम कहेंगे कि ये एलील है। अभी हम देखेंगे क्या है। फिटनेस फंक्शन, एक हमें तो फंक्शन होगा। अलील सिर्फ एक ही अलील का पता है, बीमार, उसके और किसी अलील का नहीं पता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक फिटनेस फंक्शन होगा, वो हर सोल्यूशन को एक फिटनेस वैल्यू देगा, उसको भी हम देखेंगे। कुछ जेनेटिक ऑपरेशंस है जो इंसान में होते हैं, उसी की बेस पे इंसान जो है ना आगे इवॉल्व करता है। कुछ जेनेटिक ऑपरेटर्स हम यहाँ भी देखेंगे, और एक हम सिलेक्शन देखेंगे। सिलेक्शन ये है कि शुरू में अपने कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके चलना है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू होंगे, हम उनको बारी बारी देखेंगे। अच्छा, तो देखो जी जेनेटिक एल्गोरिथम कैसे वर्क करते हैं। अभी तक हमने टर्मिनोलॉजी वगैरह देख लिया, अगर आपको कंफ्यूजन भी है तो कोई मसला नहीं है, इनमें से बहुत कम यूज होंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दी कि ये चीजें हैं। तो 5 स्टेप्स में जो है ना जेनेटिक एल्गोरिथम काम करते हैं। सबसे पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन। आपको कुछ रैंडम सोल्यूशन उठा के इनिशियलाइज करना होता है। फिर आप हर सोल्यूशन को जो आपने उठाया होता है उनमें से हर एक को एक फिटनेस वैल्यू देते हो। कैसे देते हो, फिटनेस फंक्शन में पास करोगे उस सोल्यूशन को। फिटनेस फंक्शन खुद काम करके आपको कोई ना कोई वैल्यू लॉट करेगा। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखेंगे। तो अब लेट्स से कि आपने 7 सोल्यूशन उठाए थे, उसने 7 के 7 की जो है ना कुछ वैल्यू दे दी, तो उनमें से आप बेस्ट उठाओगे सिलेक्शन प्रोसेस में। लेट्स से मैं 2 उठा रहा हूँ, इसकी वैल्यू है 100 और इसकी है लेट्स से 64, कोई 2 आपने उठा ली, और इनमें से किसी की और कुछ भी हो सकती है, तो इसको सिलेक्शन कहते हैं। जो आपने उठाए होते हैं उनमें से एक को जो है ना आप फादर कह लो और एक को मदर कह लो, जो सोल्यूशन है, इनको आपस में जो है ना हम जेनेटिकली जो है ना क्रॉस ओवर करवाते हैं। हम देखेंगे क्रॉस ओवर क्या है, तो इससे फिर नए सोल्यूशन बनते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट इटरेशन में ये वाले सोल्यूशन जाएंगे, ये वाले नहीं जाएंगे।
और इनकी जो नए सोल्यूशन बनेंगे आप देखोगे कि इनकी फिटनेस वैल्यू जो है ना अपने पेरेंट्स से ज्यादा होगी। वो कैसे होगी वो भी हम देखेंगे। रिप्रोडक्शन ये मैं बात करता हूँ। और आखिर में जब ऐसा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा जिसकी फिटनेस वैल्यू खास थ्रेशोल्ड के करीब होगी जो हमने सेट किया होगा, फिर हम उस एल्गोरिथम को खत्म कर देंगे। तो ये 5 स्टेप में काम करता है, तो देखते हैं बारी बारी कैसे। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देखो। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम स्टार्ट्स बाय जनरेटिंग सेट ऑफ इंडिविजुअल्स के आपने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस को जनरेट किया है व्हिच इज कॉल्ड पॉपुलेशन, जिनको हमने पॉपुलेशन बोला है। ईच इंडिविजुअल इन द सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, इसको और क्या चीज में मैं देख लूं। चले देखिए जी, इसमें आप समझने वाली चीजें समझ लें। ये पूरे जो है ना सोल्यूशन है आपकी पॉपुलेशन है, जिसमें आप 4 इंडिविजुअल हैं। एक इंडिविजुअल ये है, एक इंडिविजुअल ये है, एक इंडिविजुअल ये है और एक इंडिविजुअल ये है। अभी सिर्फ हमने 4 लिए हैं। इन चारों को मिला के मैं कह रहा हूँ पॉपुलेशन, यानी कि 4 सोल्यूशन है, 4 जितने भी सोल्यूशन है उनका सबका सेट पॉपुलेशन कहलाएगा। अच्छा, अब हर सोल्यूशन में हमने देखा था कि क्रोमोसोम है, तो ये मुकम्मल जो है ना सोल्यूशन के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं 1 1 1 1 1 1 इस तरह करके, हर किसी की डिफरेंट होगी और हर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। अभी तो यहाँ पे हम बिट की फॉर्म में ले रहे हैं ना, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसमें आपको कैरेक्टर्स की फॉर्म में वैल्यूज मिल सकती हैं, स्ट्रिंग की फॉर्म में मिल सकती हैं, कोई अरे की फॉर्म में मिल सकती हैं। तो लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए जो है ना बिट वैल्यू ले रहे हैं। तो ये सारी बिट वैल्यू मिलके इनको हमने कह दिया ये क्रोमोसोम। और इनमें से सिंगल बिट को अगर मैं कहूं तो ये जीन। तो इस तरह करके चीजें हमने मैप की हुई हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमने नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ा था, वही उसी को मैं यहाँ पे कोड करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है ना नैपसैक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास जो है ना 5-6 चीजें हैं और इसमें मैं मैक्सिमम जो है ना 3 kg डाल सकता हूँ। अब क्या चीज है, लेट्स से मेरे पास लैपटॉप है, मैंने कहीं ट्रेवल करना है, मैं बैग लेके जाना है। एक मेरे पास चार्जर है लेट्स से, एक मेरे पास लेट्स से नोटबुक है, कुछ चीजें नोट करने के लिए मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। कैमरा है मेरे पास लेट्स से। अच्छा, सिंपलिसिटी के लिए आप जो है इनके वजन कंसीडर कर लो। लेट्स से लैपटॉप का वजन है 2 kg, चार्जर का है जी 0.5, नोटबुक का 0.5, कैमरे का लेट्स से 1 kg। रैंडम और भी चीजें होंगी, लेकिन मैं सिर्फ 4-5 एग्जांपल दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं जो है ना इनमें से जो बेस्ट है, बेस्ट क्या होगा वो कोई अलग क्राइटेरिया हम पहले भी पढ़ते थे। लेट्स से मेरा क्राइटेरिया ये है कि मैंने ऐसी चीज लेके जानी है जो मुझे ट्रैवलिंग के दौरान फायदा मंद हो। अब लेट्स से मेरे पास नीचे एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास ऐसी चीज मोटरसाइकिल भी है। अब जाहिर है वो तो मैंने लेके नहीं जा सकता ना, बैग में पूरा सकता है। अच्छा, इसके अलावा और मैं कहता हूँ कि मेरे पास बुक्स हैं। अब मैं ट्रैवलिंग के दौरान बुक्स नहीं पढ़ता, तो इसको मैं बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करूंगा ऑप्शन को। अच्छा, और ऑप्शन हम ले लेते हैं कि लेट्स से मेरे पास जो है कोई ओवन है। अब ओवन को मैं नहीं लेके जाता, तो इसको भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा। यानी काफी सारी चीजें हैं। तो मेरा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि जो मैंने लेके जानी है उसी की वजह से फिर मैंने नंबरिंग की हुई है कि इनको ये लेट्स से मैं लैपटॉप को लाजमी लेके जाना चाह रहा हूँ, तो उसको मैंने नंबर 1 कर दिया कि इसको तो लेके जाना ही जाना है। इस तरह के कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन जो हम ले रहे हैं वो ये है कि लेट्स से 3 kg तक इसमें वेट आ सकता है। तो मैं देखूंगा यार लैपटॉप मैंने लेके जाना है, पहले इसको डाल लिया, उसके बाद चार्जर डाल लिया, तो 3 kg पूरा। तो मैं तो नहीं यार, लैपटॉप और चार्जर मुझे शायद उतनी जरूरत ना पड़े, इनको रख दो। कैमरा ले जाओ, कैमरा मैंने डाल लिया, हो सकता है कि बुक्स में कोई पढ़ना शुरू हो तो मैं बुक्स को डाल लूँ। तो इस तरह मुख्तलिफ कम्बिनेशन हो सकते हैं। आपको समझ आ रही है, हमने ये नैपसैक में काफी सारे देखे थे और वो फिर हम एक उसमें से ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते थे, वो भी हमने देखा था। तो बिल्कुल वही प्रॉब्लम है। तो जितने भी आपको 6-7 नजर आ रहे हैं, कितने ये 12, तो ये असल में ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन से मुराद क्या है कि इसमें लेट से एक लैपटॉप प्लस चार्जर प्लस कैमरा, ये है फॉर एग्जाम्पल। इसमें लैपटॉप प्लस नोटबुक प्लस ओवन है फॉर एग्जाम्पल। इस तरह करके काफी सारे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। तो ये मेरे पास जो है ना पॉपुलेशन है, इनमें से हर एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2 इस तरह, और ये सारा मिलके मेरे पास पॉपुलेशन बना रही है। और इसको मैं कह सकता हूँ ये जनरेशन 0 है, यानी कि अभी फर्स्ट जनरेशन है मेरे पास ये। इनमें कुछ मैं चेंजेस करूंगा और उसके बाद जो है ना फिर मेरे पास नेक्स्ट जनरेशन आएगी जिसमें ज्यादा एवोल्यूशन होगी, वो हम देखते हैं। तो अभी तक यहाँ तक समझ आ गई है कि बैग्स वगैरह का कंसेप्ट क्या है। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये चीजें हैं, इनमें से मैं मुझे लेके जानी है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो चीज मैंने इंक्लूड करनी है उसको मैं 0 कह रहा हूँ, 1 कह रहा हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ मोबाइल में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको 1 कर दिया। ये कोई मेरे पास बुक है, इसको मैंने नहीं ले जाना चाह रहा, इसको मैंने 0 वैल्यू दे दी। अच्छा, कैप है, इसको मैं ले जाना चाह रहा हूँ, 1 कर दिया। ये कुछ चीज है, इसको मैं नहीं ले जाना चाह रहा, 0 कर दिया। लैपटॉप है, इसको मैं ले जाना चाह रहा हूँ, 1 कर दिया। हेडफोन को भी ले जाना चाह रहा हूँ, कप को भी लेना, कप को चलो छोड़ें, अच्छा इसको छोड़ें, पानी की बॉटल को मैं ले जाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह लेट्स से ये एक सोल्यूशन बन गया आपके पास। तो आपको इसी तरह के सोल्यूशन नजर आएंगे 1 और 0 के फॉर्म में। तो उनसे मुराद ये है कि पहले वाली चीज को मैंने इंक्लूड किया है,
जहाँ पे 1 है, जहाँ पे 0 उस चीज को मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो लेट्स अगर ये मैंने सारा इंक्लूड किया है ना, तो लेट्स से मोबाइल का वजन है 0.2, कैप का वजन है 0.1, इस तरह करके लैपटॉप का 2, अच्छा उसके बाद हमने क्या हेडफोन का 0.5 और लेट्स से बॉटल का बाकी बच गया 0.4 जो भी है, तो ये टोटल 3 kg बन रहे हैं। तो यहाँ ये लेके मैं जा सकता हूँ, तो ये इसलिए एक सोल्यूशन है। तो अगर वो एक्सीड कर रहा है इसके टोटल वजन से, लेट्स से सबको मैंने मिलाया और 4 kg बन रहा है, तो वो तो सोल्यूशन है ही नहीं ना, उसको तो मैं लेके जा ही नहीं सकता। मैंने तो सोल्यूशन को कंसीडर करना है जो 3 kg के अंदर अंदर मेरे पास हो। तो ये स्पेसिफिक वही एग्जांपल मैं आपको देखने को मिलेंगे जो 3 kg में, 3 kg में रैंडम ले रहा हूँ, उसको पक्का नहीं समझ लेना, कोई भी वेट हो सकता है। लेट्स से 10 kg है, 10 में ये पूरे आ रहे हैं जो मैंने बताया। तो वही नीचे लिखा हुआ है कि जो चीज इंक्लूड की है उसको 1 कर दिया है, जो चीज इंक्लूड नहीं की उसको 0 कर दिया। ये नॉमेनक्लेचर आपको याद रखना है। तो ये कुछ आपका सोल्यूशन निकला उन्हीं की बेस पे। तो लेट्स जो पहला सोल्यूशन है उसको हम देख लेते हैं। पहला सोल्यूशन कह रहा है कि पहले नंबर पे मेरे पास था मोबाइल फोन, तो इसने मोबाइल फोन इंक्लूड नहीं किया। दूसरे नंबर पे मेरे पास थी नोटबुक, उसने वो भी इंक्लूड नहीं की। तीसरे नंबर पे मेरे पास कैब थी, उसने वो इंक्लूड किया, तो पहले नंबर पे यहाँ पे कैब पड़ी। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट मेरे पास ये कोई पंपलेट्स है या टिकट है, कुछ भी लगा लो इसको, तो ये इसने इंक्लूड किया है, नहीं ये भी नहीं किया, सॉरी। तो इस तरह करके जहाँ पे 1 है इसका मतलब वो इंक्लूड की हुई है, और जो नहीं है तो वो इंक्लूड नहीं की हुई, वो 0 है पिछले पेज के हिसाब से। तो ये कुछ सोल्यूशन मेरे पास निकला है, 10 सोल्यूशन है। तो ये मेरे पास जनरेशन 0 चल रही है अभी। इनमें से मैंने अब बेस्ट सेलेक्ट करने हैं। अब बेस्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं, वो मैं हर एक सोल्यूशन को पास करूंगा एक फंक्शन में, फिटनेस फंक्शन। फिटनेस फंक्शन इनमें मौजूद चीजों के हिसाब से मुझे एक वैल्यू देगा, और हर वो वैल्यू मैंने हर इनको दूंगा। लेट्स इसके लिए 1 वैल्यू आई है, इसके लिए 2 आई है, इसके लिए 3 आई है, 4 आई है, 5 आई, इस तरह करके। जब मैंने सेलेक्ट करना होगा ना, मैं फिटनेस वैल्यू के बेस पे सेलेक्ट करूंगा कि जिसकी लेट्स से हाईएस्ट फिटनेस है उनको ले लूं, लोएस्ट फिटनेस है उनके ले लूं। वो मेरा हिसाब है, मेरा एल्गोरिथम या मेरा स्पेसिफिक प्रॉब्लम कैसे वर्क कर रहा है। लेकिन ये आपके पास सोल्यूशन सेट है, यानी कि पॉपुलेशन है। अब इसको मैं डालूंगा फिटनेस फंक्शन में, लेकिन वो हमारे पास नेक्स्ट है फिटनेस असाइनमेंट, सेकंड स्टेप। तो देखो आपने कुछ सेलेक्ट कर लिया नीचे जहां पे भी आपने लिया था, तो उसके बाद फिटनेस असाइन करना है। तो वो क्या है, देखो फिटनेस फंक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ फिट एन इंडिविजुअल इज, कि कितना फिट है आपका इंडिविजुअल, ये या आपका सोल्यूशन, ये फाइंड करने के लिए फिटनेस फंक्शन यूज किया जाता है। इट मींस द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू compete विद अदर इंडिविजुअल। कि आप ये देख रहे हो कि ये जो आपने बैग बनाया है, इसमें जो चार्जर वगैरह डाला है और लैपटॉप वगैरह डाला है, तो ये कितना फिट है, किससे क्या मुराद है। लेट्स से लैपटॉप है तो उसके साथ चार्जर है, तो ये हमारे पास फिट कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आपने यहाँ पे चार्जर डाल लिया लैपटॉप का, और यहाँ पे उठा लिया आपने सिर्फ और सिर्फ कैमरा, तो आप चार्जर लैपटॉप का, लैपटॉप नहीं है, कैमरा है उसका चार्जर नहीं है। तो ठीक है, ये अंडर 3 kg है, सोल्यूशन तो है ये, लेकिन इसकी फिटनेस वैल्यू असूलन ऊपर वाले सोल्यूशन से कम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखो चार्जर और कैमरे का मैं अकेला अकेला क्या करूंगा, तो ऐसी चीजें तो हो ना जो करीब तरीन हो कोई, तो ये चीजें देखता है फिटनेस फंक्शन। वो देखता है कि यार कुछ क्राइटेरिया हमने सेट किया होता है, उसकी बेस पे हर एक को फिर वैल्यू साइन करता है कि हाँ ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल सोल्यूशन है, इसकी वैल्यू है ये है तो इसकी वैल्यू है ये, इस तरह करके इन एवरी इटरेशन। और मैंने पहले बता दिया था कि इटरेटिव प्रोसेस है, कभी भी फर्स्ट इटरेशन में आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इन एवरी इटरेशन इंडिविजुअल्स आर एवेलुएटेड बेस्ड ऑन देयर फिटनेस फंक्शन, अपनी फिटनेस वैल्यू के बेस पे उनको एवेलुएट करेंगे। द फिटनेस फंक्शन प्रोवाइड्स अ फिटनेस स्कोर टू ईच इंडिविजुअल। उसके बाद फिटनेस फंक्शन जो है हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग स्कोर देगा, वैल्यू देगा। दिस स्कोर फर्दर डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो इसी वैल्यू के बेस पे आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सा आगे जाना है, या कह लो कि आप कौन सा बैग आपने लेके जाना। हाई जिसकी फिटनेस वैल्यू होगी उसी को हम सिलेक्ट करेंगे रिप्रोडक्शन के लिए। तो देखो इलस्ट्रेशन से आपको समझ आएगी। ये फिटनेस फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन समझो इसको, आपको नहीं पता इसके अंदर क्या है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है कोई। उसके अंदर आप हर बैग को यानी कि हर सोल्यूशन को पास कर रहे हो, और वो आपको एक वैल्यू दे रहा है। अब मेरे एग्जांपल में वैल्यू क्या है, अब लेट्स से मैंने हर किसी का वेट किया हुआ है, तो ये 500 ग्राम है, टिकट है ये 5 ग्राम का है, सिर्फ लैपटॉप 500 ग्राम का है, ये कोई टेम्पो है ये पता नहीं क्या चीज है ये 15 ग्राम का है, और वाटर की बोतल 30 ग्राम की है। तो इन सबको काउंट किया तो 1050 आ गया। तो इसने मेरे जो स्पेसिफिक सोल्यूशन लेट से S1 को फिटनेस वैल्यू दे दी 1050, कि इसके अंदर जो जो चीजें थी ना, जाहिर है हर किसी के अंदर अलग अलग चीजें हैं, उनकी टोटल वेट को काउंट किया और मुझे एक वैल्यू दे दी कि 1050 इसकी फिटनेस वैल्यू। तो ठीक है जी, ये भी एक मेरी इंप्लीमेंटेशन है ना, मैंने सर इंप्लीमेंट किया हुआ फिटनेस फंक्शन को, ठीक है। अच्छा देखो इसी तरह मैं सारे बैग्स की सारे सोल्यूशन की जो है ना फिटनेस वैल्यू काउंट कर लूंगा। अब नेक्स्ट बारी आती है सिलेक्शन की, यानी कि आपने सबकी वैल्यू को तो देख लिया,
अब उनमें से आपने बेस्ट उठाना है, वो कैसे उठाओगे? ये देखो, जो मेरे 10 सोल्यूशन थे ना, उनकी वैल्यू ये निकली है। पहले की 775 फिटनेस वैल्यू, यानी कि इसका टोटल वजन बन रहा है 775, ये कुछ भी हो सकता है, किलो तो नहीं हो सकता, ग्राम हो सकता है, 7.7 kg हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका 1065, इसका 1050, इसका 175, इसका 20 और इस तरह सो ऑन। तो देखो इसका वेट निकल रहा है 0, एक कॉम्बिनेशन ऐसे भी था, तो मैंने कहा था कि जो मेरे सोल्यूशन के करीब हो गए नहीं उसको तो मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा, तो सोल्यूशन है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही बाहर हो गया। अब 9 मेरे पास ऑप्शंस हैं, इसमें से मैंने उठाने हैं, और मेरे एल्गोरिथम इसमें से भी जो है ना बेस्ट उठाने की कोशिश करेगा। तो लेट्स से उसने एक उठा लिया 1065, और लेट्स से एक उसने उठा लिया 670। हालांकि अब देखो और भी पॉसिबल थे, लेकिन ये भी एक रेंडमाइजेशन है कि शुरू में जो है ना कुछ भी उठा सकता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसको इंप्रूव करता है। तो लेट्स से उसने 1065 उठा लिया और 670 उठा लिया, कि इसने कहा ये बेस्ट सोल्यूशन है इसके दो, इस स्पेसिफिक जो है ना मेरे पास एग्जांपल में। तो अब सिलेक्शन के बाद हमने इनको करवानी है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन देखते हैं क्या होती है। तो रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकती है। रिप्रोडक्शन से मुराद ये कि दोनों सोल्यूशन को आप मिलाओगे, इसको भी खोलोगे, इसको भी खोलोगे, तो इसमें देखोगे कुछ चीजें हैं, इसमें कुछ चीजें हैं, तो इन दोनों को मिला के आप देखोगे यार ये चीज इसमें से उठा लूं और ये वाली चीज इसमें से उठा लूं, तो और उनको एक अलग बैग में ले जाऊं। तो क्योंकि ये पहले ही ऑप्टिमल सोल्यूशन थे, इनमें से भी मजीद आपने इनको थोड़ा सा कह लो कि प्योरीफाई किया है, जो चीज इसमें काम की थी वो भी डाल ली, और जो इसमें से काम की थी वो डाल ली। तो ये वाला जो सोल्यूशन आएगा, देखो आपको समझ आ रही होगी, ये मजीद आपके पास अच्छा होगा। लेट्स से इसकी 1065 थी, इसमें चार्जर भी था और लैपटॉप भी था, और साथ इसके मोबाइल भी था, और लेट्स से साथ इसके जो है ना बुक थी। ये 4 चीजें थी। अच्छा, नीचे वाले सोल्यूशन में मेरे पास ठीक है, चार्जर भी है, लैपटॉप भी है, अच्छा, और उसके बाद मोबाइल का चार्जर है और साथ कैमरा है। अब मैं देखूंगा यार, देखो ऊपर वाले में मेरे पास चार्जर भी है, लैपटॉप भी है और मोबाइल भी है, 3 चीजें बिल्कुल परफेक्ट होनी भी चाहिए, लेकिन मोबाइल का चार्जर नहीं है, वो मैं नीचे वाले से उठा लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बुक है इसको मैं नीचे डाल दूंगा और इसमें से चार्जर को उठा के ऊपर ले जाऊंगा। तो देखो ऑटोमेटिक ये जो सोल्यूशन होगा, इसकी फिटनेस वैल्यू आपको अच्छी अब नजर आ रही होगी कि हाँ यार इसमें काम काम की चीजें सारी जो एक दूसरे रेलिवेंट है। तो ये रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन सिंपल कुछ भी नहीं है, मेरे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि आप बैग को ओपन कर लो, उसमें से चीजें देखना शुरू कर दो, जो आपको फिट लग रही है वो डालना शुरू कर दो। हर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये चीजें वेरी करेंगे। तो 2 तरीकों से पॉसिबल है, चीजें 2 ही हैं। अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा यार। तो 2 तरह से पॉसिबल है रिप्रोडक्शन कह लो, या इसको हम ऑपरेटर भी बोलते हैं कि जेनेटिक एल्गोरिथम में ऑपरेटर कौन से यूज होते हैं। तो 2 है हमारे पास, क्रॉसओवर और म्यूटेशन। इवन कि इंसान में भी जो भी चेंजेस आती हैं जीन्स में, या तो वो क्रॉसओवर के थ्रू आती है और या म्यूटेशन के थ्रू आती है। म्यूटेशन ये है कि जेनेटिकली, मैं बायोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ कि एब्रप्टली आपके जीन में कोई चेंज आ जाती है। कैसे? लेट्स से जापान में न्यूक्लियर बम जो है वो गिराया गया, तो वहां के लोगों में जो है ना एब्रप्टली जीन्स में चेंजिंग आना शुरू हो गई, जीन्स डिस्ट्रॉय हो गए, किसने अपने जीन्स वैल्यू कह लो कि लॉस्ट कर दिया, कोई नई चीजें आ गई ऐसी जो नहीं आनी चाहिए। तो अभी तक हम सुनते हैं कि उनमें जो है लोग जो है ना वो पैरालाइज या इसी तरह के काफी प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि उनकी जीन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई हैं। उनको अब बड़ा टाइम लग रहा है, इंसान जो हमारी करंट जनरेशन है उनके साथ कम्पीट करने में और उनके साथ जो है ना उनके मुताबिक ढालने में। तो क्योंकि वो स्पेसिफिक एरिया है, उसमें हर बंदा को साथ सेम प्रॉब्लम है, तो और उनकी शादियां मादियां भी आपस में ही हो रही हैं। तो उनमें हमने पढ़ा है कि जैसे जो है ना आप लोग कजन मैरिज भी कर रहे होते हो, तो यही प्रॉब्लम आ रहा होता है कि आपके जीन्स जो है ना क्योंकि कजन में सेम होते हैं, वो काफी सारे ऑप्शन, तो वो इवॉल्व नहीं कर पाते होते। तो उनमें भी सेम काम चल रहा है कि टेरिटरी में रह रहे हैं, उन्हें आपस में शादियां कर रहे हैं, तो उनकी जीन में कोई खास चेंजेस आ नहीं रहा। इसलिए तो 150-200 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है ना वो लोग उसी तरह है। हाँ, वो अगर बाहर मूव करते, अपनी जो है आबादी कहीं और किसी और लोगों के साथ बढ़ाने की कोशिश करते, तो उनमें अभी तक चेंज आ चुका होता। तो म्यूटेशन एब्रप्टली चेंज को कहते हैं, और क्रॉस ओवर जो अल्लाह ताला ने, नेचर ने बाकायदा एक मैकेनिज्म रखा है हर इंसान के अंदर, हर मखलूक के अंदर, कि वो अपने जीन्स जो है ना, जो अपने आप में जो बेस्ट जीन्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने हैं। लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना कोई एक चीज एक्स्ट्रा दी है, कोई भी, तो मेरी तो नहीं, मतलब नेचर फिर क्या है उस चीज को सिलेक्ट कर लेती है कि ये चीज जो है ना इसकी नेक्स्ट जनरेशन में जानी चाहिए। तो ये जो आप कह नहीं रहे तो यार फलां बंदा फलां पे गया है, अपने बेटा बाप जैसा लग रहा है, ये चीज लग रही है, तो ये चीजें कुछ हैं, तो ये जीन्स के थ्रू ट्रेवल कर रही होती हैं, कि वो चीज जो है ना आपके वालिद साहब में या आपकी वालदा साहबा में ना कह लो कि थोड़ी अग्रेसिव टाइप की थी, या ऐसी जीन जो थी ना वो गालिब थी, उसने वो चीजें जो है ना वहां पे भी डोमिनेट रखी थी, वही चीज आप आगे ट्रांसफर हो गई हैं, और वो आपको कम्पीट करने में बाकी बंदों के साथ एनवायरमेंटली भी या बाकी तरीकों से भी
फायदा दे रही हैं, तो वो चीज आगे जाती रहती है। यानी कि फिट जो चीज है वो आगे मूव करती है, कोई इस तरह की चीज हो तो वो पीछे रह जाती है। दो तरह से पॉसिबल है हमारे कंप्यूटर साइंस में भी कि कैसे चेंजेस आएंगे फिटनेस वैल्यू में, क्रॉसओवर में और म्यूटेशन में। तो हम बारी बारी देखते हैं। तो देखो वही एग्जांपल है, तो ये इसमें लेट्स से कि मेल पार्टनर है और ये फीमेल है, क्योंकि मैं हमने एग्जांपल में बायो के साथ मैच करना है इसको। यानी दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हैं आपने कोई भी दो सोल्यूशन उठा लिए, उनके दरमियान आपने जो है ना रिप्रोडक्शन करवानी है। रिप्रोडक्शन की जो पहली एग्जांपल है ये है क्रॉसओवर की, कि क्रॉसओवर कैसे होता है। ठीक है, इसका नाम ही बता रहा है क्रॉस ओवर। इसमें क्या होता है कि एल्गोरिथम जो है ना, जो आपका सोल्यूशन होता है इसमें रैंडमली कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता है। अब देखो ये पॉइंट इस पिक्चर में ऑलरेडी शो किया हुआ है, पहले तो ये असल में साथ साथ होते हैं लेकिन मैंने अलग से शुरू से ये अलग करवाया हुआ ताकि मैं बता सकूं। तो ये पॉइंट जो है ना सिलेक्ट हुआ जी एक। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आगे जो है ना दोनों के जीन्स चेंज होंगे। कैसे, देखो लेट्स से मैं इसमें 2 चाइल्ड बनाने लगा हूं, ये चाइल्ड C1 है और ये चाइल्ड C2 है। इसमें चाइल्ड C1 में क्या होगा कि इस पॉइंट से पहले पहले वाले जितने भी जीन्स हैं वो मेल पार्टनर से आ रहे हैं, लेट्स से ये बैग 1 से आ रहे हैं, सोल्यूशन 1 से आ रहे हैं, कुछ भी आप ले लो। यानी कि 1 0 0 1 1 0। और इस पॉइंट के बाद जो जो हमने सिलेक्ट किया था, इसके जो नेक्स्ट जीन होंगे वो दूसरे पार्टनर से या दूसरे सोल्यूशन से आएंगे, 1 0 1 0। बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा मेरे पास और ये बचेगा। तो दूसरे चाइल्ड में पहले ये जीन्स आएंगे और उसके बाद ये। तो यही चीज आपको यहाँ पे सेकंड तस्वीर में नजर भी आ रही होगी। देखो दो सोल्यूशन या कह लो दो नए चाइल्ड बनाए गए हैं और उनके दरमियान क्रॉस ओवर करवाई गई है। तो ये वही एग्जांपल है। लेट्स से ये वाली जो 1 थी ना, लेट्स से ये थी मोबाइल के चार्जर की, तो इसमें था लेकिन इसमें नहीं था। देखो यहाँ पे 0 थी, तो अब यहाँ पे भी 1 हो गया कि मोबाइल चार्जर भी इंक्लूड कर ली गई। और लेट्स से ये था मोबाइल, तो दोनों चीजें आ गई, तो उसकी फिटनेस वैल्यू बढ़ गई। तो जो देखो अब अगेन मैंने इनको फिटनेस फंक्शन से गुजारा, तो ये वैल्यू जो थी 1050 से 1075 हो गई, बढ़ गई। दूसरी ऑटोमेटिक कम हो गई होगी, उसमें कुछ ना चीज आपने निकाल ली है और ऐसी चीज डाल दी है जो जिसकी जरूरत नहीं थी, तो 670 से 645 होगी। जरूरी नहीं ऐसा ही हो, जिस हो सकता है इसकी भी बढ़ गई हो, लेकिन इस स्पेसिफिक एग्जांपल में हमने देखा कि हमारी सेकंड चाइल्ड की जो है ना कम होगी। तो अब देखो आप इनकी बेस पे मैंने फैसला करना है, अब कौन सा आपको फिट लग रहा है इनमें से फिटनेस वैल्यू के हिसाब से। पहले वाला 1075, तो जो नेक्स्ट जनरेशन में मूव करेगा 1075 होगा, क्योंकि हम इटरेटिव एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं इटरेटिव। तो जब नेक्स्ट इटरेशन शुरू होगी ना, तो उसमें जो फर्स्ट आपके पास सोल्यूशन होगा ना वो ये होगा। इससे आपने बाकी काम स्टार्ट करना है। तो इस तरह ये गुजरेगा, बाकी सोल्यूशंस भी आएंगे, इस तरह करते करते मजीद होती रहेगी। लेट्स से मैंने वैल्यू रखी 1500, जब तक 1500 वैल्यू फिटनेस वैल्यू नहीं आती ना, ये चलता रहे, तो ये चलता रहेगा जब तक 1500 नहीं आएगी। क्रॉस ओवर मैंने बता दिया कि कैसे होता है, और उसके बाद यहाँ पे अलग से दिखा भी सर दिए गए क्रॉस क्रॉस ओवर ओवर की। लाजमी तो नहीं है कि हमेशा हमारा जो फंक्शन है वो अच्छा ही करे, जो हो सकता है इसको मजीद वो जो रिजल्ट है वो मजीद बुरे होने शुरू हो जाए। हाँ, तो ये मैंने डाला जो है, देखो 670 से 645 हो गया, बिल्कुल ऐसा है। और हो सकता है इसकी भी वैल्यू 900 होगी, बिल्कुल पॉसिबल है, तो फिर वो बिल्कुल possible। सिलेक्शन के प्रोसेस में फिर हम वो सॉल्यूशन डिस्कार्ड कर देंगे और जो नए कोई हाँ ना क्रोमोसोम अभी देखो आप, ये तो मैंने सिर्फ 2 सोल्यूशन उठाए हैं। हो सकता है मैंने अपने सोल्यूशन सेट में से 4 उठाए हो, 2 यहाँ की कराई, 2 कहीं और मैंने कराए हो, उनकी भी साथ चल रही होगी। तो बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है कि दोनों ही अपनी फिटनेस वैल्यू घटा दें, बिल्कुल पॉसिबल। लेकिन अब लेट्स से मैंने 4 सोल्यूशन सेट उठाए थे, उन्होंने 4 प्रोड्यूस किए हैं और चारों ने अपनी ओरिजिनल वैल्यू से घटा दिए हैं, लेकिन मेरे पास मजबूरी है, मैंने जो नेक्स्ट उठाना है उन्हीं चारों में से जो भी बेस्ट है, बेशक अपनी ओरिजिनल वैल्यू से घट गया है, उन्हीं में से उठाऊंगा मैं, उसी से लेकर नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास और सोल्यूशन बचे ही नहीं है। यही 4 हैं, बेशक ये चारों घट गए हैं, लेकिन मैंने इन्हीं को चलना है। हाँ, ये पॉसिबल है कि आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन ना मिले, ये तो मैं बता रहा था। हो सकता है कि आप ऑप्टिमल सोल्यूशन से दूर होते जाओ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो ह्यूरिस्टिक ने आपको जो एरिया दिया है कि इसमें ढूंढो, उसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन ला ही नहीं कर रहा। और जो ये नए बनेंगे इनको ही फिर जनरेशन 1 या जनरेशन 2 कहेंगे। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, जनरेशन 2 होगी, बिल्कुल ऐसी होगा। सही सही। ये क्रॉस ओवर के बारे में बता दिया, रैंडमली पॉइंट जनरेट होता है, उसके बाद आपस में एक्सचेंज कर दी जाती है। तो ये उसके एग्जांपल है। लेट्स से मैंने 2, अच्छा सिंगल पॉइंट भी हो सकती है, मल्टी पॉइंट भी हो सकती है क्रॉस ओवर, कि जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट से हो, 2 पॉइंट से। तो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में मल्टी पॉइंट यूज हो रही है। एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया गया है क्रॉस ओवर के लिए और एक ये किया गया है। क्या मुराद है, जो पहला चाइल्ड होगा उसमें पहली जीन्स ये होगी, उसके बाद वाली नेक्स्ट उठाई जाएगी ये यहाँ से, और उसके बाद वाली फिर ये उठाई जाएगी। तो इस तरह करके
हो सकता है आगे भी कोई पॉइंट होता, तो काफी सारे पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन चेंज ओवर क्रॉस ओवर का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कैसे। म्यूटेशन क्या है मैंने बता दिया कि एब्रप्टली चेंज हो जाती है, तो उसमें हम कंप्यूटर साइंस में कैसे कर रहे हैं कि उसमें कोई जरूरत नहीं है। लेट्स से मेरे पास ये 1 0 1 1 1 0 इस तरह आ रहा था ना, तो मैंने ये बिट चेंज कर दी 1 0 1 1 1 1 1 कर दिया। अब इसकी फिटनेस वैल्यू काउंट करूंगा, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। तो म्यूटेशन ऑपरेटर इस तरह से होता है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा। लेट्स से मैंने कहा कि ये बिट है जिसपे मैंने म्यूटेशन अप्लाई करनी, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, और जो दूसरा मेरे पास था कोई या कोई भी मैंने लेट्स से यहाँ पे 1 कर दिया, तो 1 करने से वैल्यू m होगी, बिल्कुल पॉसिबल है। इसी तरह मैंने इसको भी कह दिया, इसकी 0 थी मैंने 1 कर दिया, ए था उसको कुछ और कर दिया, इसमें एबीसी में वो ले रहा है, तो पॉसिबल है। मैंने बताया कि जरूरी नहीं 1 0 की फॉर्म में, कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे एबीसी के फॉर्म में थी, ये अपने हिसाब से उसको चेंज कर रहा है, हाँ जी पॉसिबल है। तो ये म्यूटेशन है जिसमें आपको कोई लॉजिक कोई चीज नहीं चाहिए, कोई रैंडम उठाओ उसको वैल्यू को चेंज कर दो। और उसके बाद यार एक और चीज मैंने डाली थी, वो पता नहीं क्यों नहीं नजर आई। चलो अच्छा, टर्मिनेशन मैंने बताया था कि खास वैल्यू आपने रखी होती है। लेट्स से मैंने 1500 रखी हुई है, ये उस वक्त तक आइट्रेट करता रहेगा जब तक कि फिटनेस वैल्यू 1500 ना आए, और जब ये आ जाएगी तब उसके बाद जो है ना ये स्टॉप कर जाएगा, तो वो टर्मिनेशन कंडीशन है। थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पे जिक्र होगा, ये थ्रेशोल्ड फिटनेस सोल्यूशन उस, और जब वो उसने आपको दिया होगा तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। ये इस तरह से कुछ जेनेटिक एल्गोरिथम काम करते हैं। अभी आप लोगों ने वेट करना, मैं आपको एक इसकी डेमोंस्ट्रेशन दिखा भी देता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि देखो ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढ भी सकता है, नहीं भी ढूंढ सकता, लेकिन हम चला के देख लेते, क्योंकि मैंने कोई 10-12 मरतबा किया था, एक आध दफा उसने मुझे सही जवाब दिया था, उसके अलावा उसने मुझे दिया नहीं है। तो लेकिन हम देख लेते हैं, मैं एक हिस्ट्री में चेक कर लूँ, मुझे दोबारा ना ढूंढना पड़े। जेनेटिक एल्गोरिथम ये रहा। हाँ जी, स्क्रीन शो हुई है। अच्छा, इसको मैं आपको पहले थोड़ा समझाता हूँ ये चक्कर, ये प्रोग्राम है क्या। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो है ना इनपुट दी गई है कि आप जो है ना ABCDEFGH से लेकर Z तक, और 1 2 3 4 5 से लेकर 0 तक, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उठा सकते हैं। यानी कि ये स्टार्टिंग आपकी कह लो कि जहां से आपने स्टार्ट लेना है, स्टार्टिंग पॉपुलेशन। और आपने एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है जो कि आपको टारगेट दी गई है। लेट्स से मैंने यहाँ पे इजाज फारूक दे दी है कि आपने ये स्ट्रिंग जनरेट करके देनी है। अब देखो इतने सारे रैंडम सॉल्यूशन है, अब उसको उसकी आंखें तो नहीं है, और ना उसने कर सकता है कि मेरे, अब हमने ये देखो टारगेट जो है ना वो आपने उस पर रखी हुई है कि हम कुछ भी दे सकते हैं इसको। अब ये देखो किस तरह से इसको रैंडमली जो है ना स्टार्ट करेगा, ए से स्टार्ट करेगा, उसके बाद जो है ना ये लीनियर नहीं चलेगा कि ए के साथ सबको बनाना शुरू कर दे फिर बी के साथ सबसे बनाना, इस तरह तो बन जाएगा, ये तो हमारे पास पहले भी है। और इस तरह कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे आपको पता है, 26 है तो 26 का फैक्टोरियल लगा लो, प्लस कर लो, 10 है 10 का फैक्टोरियल लगा लो, तो पता नहीं कितनी ज्यादा एक्सपोनेंशियल टाइम में जाएगा ये। कभी करके देख लेना इसको कि इस तरह भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसका टाइम देखना। तो मैंने कहा जी ये मेरी टारगेट स्ट्रिंग है इजाज फारूक, ये आपने मुझे बतानी है कि कैसे जनरेट होगी और कितने स्टेप्स में होगी। जैसे मैं पहले वैसे ढूंढता हूँ, मुझे पता चला कि कोई 25-30 मिलियन कॉम्बिनेशन के बाद मुझे मिलेगी, और आप करके देख लेना, नहीं मजाक नहीं, इतनी कॉम्बिनेशन लगेंगे इसको कर लेंगे। और मैं आपको अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आपके पास जो है ना चीजें हैं 5, यानी कि आप कह लो कि नैपसैक प्रॉब्लम है, और 5 चीजें हैं जिनको आपने बैग में डालना है, और उसमें से आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो जो आपके ट्रेडिशनल एल्गोरिथम है वो तकरीबन 3 माइक्रोसेकंड लेंगे। 5 अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, उनको तमाम के तमाम उनके कॉम्बिनेशन को फाइंड करने में 3 माइक्रोसेकंड, यानी 1 सेकंड का भी पता नहीं कितना हिस्सा। अच्छा, इसी को आप 6 कर लो तो तकरीबन ये जो है ना कोई आधा सेकंड हो जाता है। और इसी को तकरीबन अगर आप 12-13 कर लो ना, तो ये तकरीबन 1 सेकंड लगेगा आपका कंप्यूटर। यानी कि 13 अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, उनको तमाम तरह उनके कॉम्बिनेशन फाइंड करने में आपको तकरीबन 13 सेकंड लगेंगे आपके आज के जो एक आम कंप्यूटर है। अच्छा, अगर आप इसको 55 से 70 कर लो ना, चलो जरूरी नहीं आप 20 कर लो, 20 में तकरीबन 2-2.5 से 3 सेकंड लगेगा कंप्यूटर। चला के देख लेना बेशक, 20 चीजें लेकर उनके कॉम्बिनेशन फाइंड करने की कोशिश करो सारे के सारे, वो जो एनसी के थ्रू आप करते हो। अच्छा, तकरीबन अगर आपके पास 60 से 70 के बीच में हो ना यही नंबर,
कॉम्बिनेशन फाइंड करने में। आपका कंप्यूटर तकरीबन 55 साल लेगा उनको फाइंड करने में, अगर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू चलोगे। अगर यकीन नहीं आता तो गूगल पे सर्च कर लेना, चला के भी देख लेना। 70 के करीब अगर आपके हो जाए कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट जिनके आपने तमाम तर सोल्यूशन फाइंड करने हैं और गिवन कंस्ट्रेंट के मुताबिक, तो आपको कंप्यूटर आज के जो आम कंप्यूटर्स को 55 साल लगेंगे वो फाइंड करने में। तो इसमें देख लो, अभी मैंने 70 की बात की है, तो ये तकरीबन 70 से ज्यादा ही बनेंगे। 128 कैरेक्टर है आपके पास जो अस्काई कैरेक्टर है, सारे के सारे अस्काई कैरेक्टर यहाँ पे मौजूद है। तो 128 का लगा लो कि आपका कंप्यूटर कितना टाइम लगेगा, बेशक आप करके देख लेना। ये मेरा एल्गोरिथम है, मैं एक टारगेट स्ट्रिंग उसको दूंगा कि आपने जनरेट करके देनी है। देख लो आप, पहला फंक्शन है रैंडम। रैंडम कोई भी नंबर ले सकता है, जरूरी नहीं आई से स्टार्ट ले, उसको तो नहीं पता मैंने क्या दिया, कोई भी रैंडम नंबर लेगा उससे स्टार्ट करेगा और फिर ये उसको अपनी फिटनेस वैल्यू के थ्रू करना। यहाँ पे सारा कुछ दिया गया, मैं शेयर भी कर दूंगा इस कोड को। फिटनेस वैल्यू, फिटनेस फंक्शन कैसे फाइंड हो रहा है, जनरेशन कैसे फाइंड कर रही है, क्रॉस ओवर कैसे हो रहा है, क्रोमोसोम्स क्या है, सारा कुछ बना हुआ है। लेट्स से इसको रन करते हैं। अब देखना, ये अभी हमने देखा था क्योंकि ये ह्यूरिस्टिक है, ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो जो उसने हमें अप्रोच आउटपुट दी है उसको मैं थोड़ा सा करता हूँ। तो देखो अब इस दफा तो उसने बेचारे ने जो है ना मुझे शुरू से ही 8 वैल्यू को उसने स्टार्ट किया है, फिटनेस वैल्यू उसकी 8 आई थी और इसे कम ही होती गई है। तो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में जो है ना इसने जो लास्ट मुझे स्ट्रिंग दी है वो दी है 3JA, यानी कि उसने जे तो हिजाज का जो आई था उसको तो नहीं वो गैस कर सका क्योंकि ह्यूरिस्टिक जिस सॉल्यूशन स्पेस में उसको लेके गई थी तो वहां पे आई मौजूद ही नहीं था, लेकिन उसने जे और ए गैस कर लिया है, वो उसने शामिल भी कर लिया। लेकिन चूंकि देखो 7 से उसने स्टार्ट लिया या 8 से स्टार्ट लिया और मुसलसल फिटनेस वैल्यू कम ही आ रही थी, उसने थोड़ी देर तक वेट किया, उसने 57 टाइम जो है ना इटरेशन को चलाया और उसके बाद उसने कहा कि जे जो है ना इस सॉल्यूशन सेट में मेरे पास पॉसिबल नहीं है, जो जिसमें मैं अब शामिल हो गई हूँ। तो लेट्स इसी को हम दोबारा चला लेते हैं क्योंकि रैंडम है बिल्कुल। देखो अब ये रैंडम चला है कंप्यूटर, आप ही के सामने सेम कोड है, सेम इनपुट है। इस दफा जो ह्यूरिस्टिक ने जो उसको सॉल्यूशन स्पेस कुछ और दी है, तो इसके अब ये करीब तरीन पहुंच गया मेरे सॉल्यूशन के। ऑप्टिमल तो नहीं मिला अभी भी इसको, लेकिन करीब तरीन पहुंच गया। अब इसके हम जो है ना आउटपुट वो उसका लेते हैं कि कैसे उसने शुरू किया। तो देखो पहले पहले उसने जो स्ट्रिंग जनरेट की ना वो ये थी, अगर आपको नजर आ रही है मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो पहली इटरेशन में उसने ये स्ट्रिंग जनरेट करके दी, वाई हैश ये फलां 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 करके। अब इसने फिटनेस वैल्यू इसकी कैलकुलेट की तो उसको पता चला कि इसकी फिटनेस वैल्यू जो है ना वो 9 है। अब ये किसी भी जो चला हुआ है उसके हिसाब से ये कम होती आएगी, जितनी कम होती आएगी जो मैंने चलाया हुआ है उस हिसाब से ये ठीक होती आएगी। तो 9 पे ये पहुंचा तो उसने करनी अभी मुझे मजीद जाना चाहिए, तो उसने मुख्तलिफ म्यूटेशन क्रॉस ओवर करना शुरू कर दी, करती रही। एक दफा उसकी फिटनेस वैल्यू 8 आ गई, उसने कहा अभी भी चेंज हो रही है। फिर उसने करना शुरू कर दी 6 7 हो गई, फिर 6 हो गई। एट द एंड जब फिटनेस वैल्यू 4 आई और मजीद चेंज नहीं हो रही तो उसने देखो मुझे क्या जनरेट करके दिया है। इजाज फारूक मैंने लिखा था उसमें देखो आई भी मुझे मिल गया है, जे भी मिल गया है, ए भी मिल गया है। हाँ जेड वो नहीं पकड़ पाया क्योंकि जेड वाला जो उसने रूल आउट कर दिया था। एफ भी मिल गया है, ए भी मिल गया है, आर नहीं मिल, ई नहीं मिल पाया, दूसरा ओ मिल गया है और एल मिल गया। यानी कि देखो ऑप्टिमल नहीं मिला, लेकिन करीब तरीन जो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना इजाज फारूक उससे करीब तरीन वो मुझे लेके आ गया। कैसे लेके आया देखो, एक दफा में नहीं, इवॉल्व किया खुद को। कैसे इवॉल्व किया, रैंडम से स्टार्ट हुआ था, पेरेंट सेलेक्ट हुए फिटनेस वैल्यू की बेस पे, उन वैल्यू का आपस में करवाया गया चेंज ओवर। नेक्स्ट जब मिले उनको ज्यादा चांसेस थे इजाज बनाने के, इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने उसमें से फिटनेस वैल्यू के हिसाब से उठाया और करते 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 जो फाइनल वैल्यूज ने मुझे दी है ना कि मैंने आप इससे ज्यादा मैं मजीद इंप्रूव नहीं कर सकता, वो मैंने जब देखी तो वो काफी करीब थी मेरे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के करीब। तो ये प्योरली एक जेनेटिक एल्गोरिथम रन हुआ है, तो इसको मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ कोड को, तो ये देख लेना ना भी देखो तो। लेकिन मैंने इसलिए चाहा कि हाँ वाकई ये चीजें होती नहीं, हवाई नहीं है, काम ये करती हैं बाकी। तो आप अपना नाम देख के चेक कर लेना रैंडमाइजेशन के थ्रू और कैसे ये चीजें काम कर। तो ये आज हमारा टॉपिक था। आज के हमारे टॉपिक में अगर किसी को कोई इशू है तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब तकरीबन आसान आसान चीजें शुरू हो गई हैं, आज का वाला भी मजे का टॉपिक।